देखिए आपके नेक्स्ट थिंकर हैं पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी, तो आज हम लोग देखेंगे फिलोसफिकल थॉट ऑफ पेस्टालॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इनका जीवन परिचय, पेस्टालॉजी का जीवन परिचय। तो देखिए पेस्टालॉजी का जन्म 12 जनवरी 1746 को स्विट्जरलैंड में ज्यूरिक नगर में हुआ था। स्विट्जरलैंड में ज्यूरिक नामक नगर में हुआ था। इनका पूरा नाम था जॉन हेनरिक पेस्टालॉजी। पूरा नाम क्या था? जॉन हेनरिक पेस्टालॉजी। इनके पिता पेशे से चिकित्सक थे, माता सामान्य गृहिणी थी। पेस्टालॉजी केवल 5 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। और पेस्टालॉजी 3 भाई बहन थे। इन तीनों की देखभाल का उत्तरदायित्व उनकी माँ पर ही था, क्योंकि पिता का देहांत हो गया था जल्दी, है ना। तो इस उत्तरदायित्व में पिता के समय की ही उनके घर में एक नौकरानी थी जिसका नाम था बबेली। क्या नाम था? बबेली। वो बहुत सहायता करती थी पालन पोषण में। जो उनके घर की नौकरानी थी जिसका नाम बबेली था, वो जो है काफी सहायता करती थी। पेस्टालॉजी की माँ बहुत सरल एवं उदार स्वभाव की थी और उनकी यह नौकरानी बबेली अब पैसों के लिए काम नहीं कर रही थी, सेवा भाव से इन बच्चों की देखभाल में सहायता कर रही थी। जैसे ही पेस्टालॉजी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो पेस्टालॉजी के यहाँ घर पर नौकरानी थी जिसका नाम था बबेली, अब वो पैसे के लिए ही नहीं मतलब काम कर रही थी, सेवा भाव था और बच्चों की जो है देखभाल में सहायता करती रही। पेस्टालॉजी पर इन दोनों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि माता उनकी सहज और सरल थी ही, साथ ही जो उनके घर में नौकरानी थी बबेली, वो भी बहुत ही स्नेहपूर्वक जो है लालन पालन कर रही थी। तो दोनों का ही प्रभाव जो है पेस्टालॉजी पर देखने को मिलता है। पेस्टालॉजी में प्रारंभ से ही प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया एवं सेवा के भाव विकसित हो गए। क्लियर? आवाज आ रही सबको? जी सर। तो देखिए शुरुआत से ही पेस्टालॉजी में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया और सेवा भाव जैसे गुणों का विकास हो गया। आगे देखिए, पेस्टालॉजी ने किसी एक नए दर्शन का प्रतिपादन नहीं किया है, ठीक है, और ना ही किन्हीं पूर्व प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या की है, ठीक? पर एक चिंतनशील व्यक्ति होने के नाते जीवन के प्रति इनका अपना दृष्टिकोण अवश्य था कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, उसके प्रति जो पेस्टालॉजी का दृष्टिकोण था वो अपना व्यक्तिगत था, ठीक। इस दृष्टिकोण के निर्माण में इन पर सबसे अधिक प्रभाव इनकी माता जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी उनका पड़ा, और इनकी बबेली जो नौकरानी थी, जो पैसे के लिए काम नहीं कर रही थी बल्कि किसके लिए काम कर रही थी? सेवा भाव के लिए काम कर रही थी, है ना। तो सेवा प्रवृत्ति का पड़ा, जिसने इनके पिता की मृत्यु के बाद इनकी देखभाल निस्वार्थ भाव से की थी। एक कुछ सीमा में रूसो के विचारों से भी सहमत थे। रूसो आपने पढ़ा ही है, और इन्होंने उस समय के दार्शनिक थे फिस्टे से भी बहुत कुछ सीखा समझा था, ठीक। तो इस आधार पर उन्होंने अपना जो दृष्टिकोण था, एक दार्शनिक दृष्टिकोण था, वो उन्होंने विकसित किया, ठीक। तो आइए हम लोग बात करते हैं पेस्टालॉजी के दार्शनिक चिंतन की, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स की बात कर लेते हैं। क्योंकि पेस्टालॉजी आत्मा परमात्मा में विश्वास करते थे। इस दृष्टिकोण से कुछ लोग इन्हें आदर्शवादी समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा को मानते थे, इसलिए कुछ दार्शनिक इनको क्या कहते हैं कि आदर्शवादी थे। ये वस्तु जगत को यथार्थ मानते थे, इसलिए कुछ दार्शनिक इन्हें क्या कहते हैं कि पेस्टालॉजी यथार्थवादी थे।
ये मनुष्य के विकास का आधार उसकी आंतरिक शक्तियों को समझते थे, इसलिए कुछ विद्वान इन्हें जो है प्रकृतिवादी मानते हैं। परंतु ध्यान दीजिएगा, वास्तविकता यह है कि इन्होंने ना तो यथार्थवादियों की तरह वस्तु जगत को अंतिम सत्य माना, जिस तरह से यथार्थवादी जगत को अंतिम सत्य मानते हैं, वस्तु जगत को, और कहते हैं उसके अलावा कोई दूसरा जगत नहीं है, जो भी है वो वस्तु जगत ही है। ये यथार्थवादियों का मानना है, ठीक है। और ना ही प्रकृतिवादियों की तरह इन्होंने समाज की अवहेलना की। ये तो धर्म और शाश्वत नैतिकता में विश्वास करते थे, इसलिए मूल रूप से जो पेस्टलाजी हैं वो आदर्शवादियों की कोटि में आते हैं, ठीक। तो ध्यान रहेगा, आप पेस्टलाजी किस विचारधारा को मानते थे? आदर्शवादी थे, मूल रूप से आदर्शवादी थे, ठीक है। आगे देखें, तो पेस्टलाजी के दार्शनिक चिंतन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा देख लेते हैं। ये मनुष्य के मन और आत्मा के ज्ञान के साथ साथ उसके यथार्थ जीवन के ज्ञान पर भी बल देते थे। इनकी दृष्टि से यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त होता है और आत्मा का ज्ञान समाज में मानव सेवा के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मनुष्य के मन और आत्मा के ज्ञान के साथ साथ उनके यथार्थ जीवन का जो ज्ञान था उस पर भी बल देते थे, और इनका दृष्टिकोण था कि यथार्थ ज्ञान यानी प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। जो रियल नॉलेज है या वास्तविक नॉलेज है वो प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के द्वारा आपको जो है प्राप्त होता है, ठीक है। और आत्मा का ज्ञान समाज में मानव सेवा के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये इनके तर्क एवं ज्ञान मीमांसा संबंधी विचार थे। अब देख लेते हैं पेस्टलाजी के दार्शनिक चिंतन की मूल्य एवं आचार्य मीमांसा। क्योंकि पेस्टलाजी ने धार्मिकता और नैतिकता के पालन पर विशेष बल दिया था, परंतु ये धर्म के बाह्य आडंबरों पर विश्वास नहीं करते थे। जो भी धर्म में ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास होते हैं उस पर एक कदापि इनका विश्वास नहीं था। इनकी दृष्टि से धर्म और नैतिकता का संबंध हृदय से है। जब तक मनुष्य के हृदय में प्रेम, दया, करुणा एवं सेवा भाव का विकास नहीं होता और वह जीवन में इनका पालन नहीं करता तो उसे धार्मिक एवं नैतिक नहीं कहा जा सकता। पेस्टलाजी क्या कहते थे कि जब तक व्यक्ति जो है धर्म और नैतिकता का जो संबंध है वो अपने हृदय से नहीं रखता, ठीक है, साथ ही जब तक मनुष्य के हृदय में प्रेम, दया, करुणा, सेवा भाव का विकास नहीं होता और वह जीवन में इनका पालन नहीं करता तो उसे धार्मिक एवं नैतिक नहीं कहा जा सकता। ये प्रेम, दया, करुणा और सेवा को मानव जीवन के मूल्य मानते थे। ध्यान दीजिएगा, ये प्रेम, दया, करुणा और सेवा को ही मानव जीवन के मूल्य मानते थे और इन्हें मनुष्य के आचरण का अभिन्न अंग बनाने पर बल देते थे। वो कहते थे जो मनुष्य हैं या विद्यार्थी हैं हमारे, वो जो है प्रेम, दया, करुणा, सेवा जैसे जो मानवीय मूल्य हैं उनको अपने आचरण में क्या करें? धारण करें, ठीक है, अपनाएं, ठीक है, अपने आचरण का अंग बनाएं। अब आगे देखिए, पेस्टलाजी के अनुसार, अब अभी तक हम लोग दार्शनिक चिंतन की बात कर रहे थे, अब एजुकेशनल थॉट ऑफ पेस्टलाजी, ठीक। इनके अकॉर्डिंग शैक्षिक चिंतन की बात कर लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है शिक्षा का संप्रत्यय। यानी पेस्टलाजी के अनुसार शिक्षा क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पेस्टलाजी, ठीक। तो पेस्टलाजी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। शिक्षा क्या है? मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक यानी नेचुरल, समरस और प्रगतिशील विकास है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो मनुष्य के विकास की बात की है वो वृक्ष के विकास के आधार पर की है, और इन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार वृक्ष के बीज में संपूर्ण वृक्ष निहित होता है, ध्यान दीजिएगा, और जिस प्रकार बीज के वृक्ष में विकसित होने के लिए उचित वातावरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक शिशु में पूर्ण मनुष्य निहित होता है और शिशु को पूर्ण मनुष्य के रूप में विकसित होने के लिए उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। और इस वातावरण में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? शिक्षा की होती है। शिक्षा के संदर्भ में
इनका कहना था कि जो बच्चे हैं, बच्चों को बाहर से ज्ञान प्रदान करने से लिया लिया जाता था। तो पेस्टलाजी ने इसके ठीक विपरीत अपना विचार प्रस्तुत किया और इन्होंने कहा, ध्यान दीजिएगा, कि शिक्षा का अर्थ बाहर से ज्ञान ठूसना नहीं, अपितु तो मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना है एवं विकसित करना है। और यह विकास कैसा होगा? यह विकास प्राकृतिक, श्रम और प्रगतिशील होना चाहिए। ठीक है, इसी आधार पर इन्होंने अपनी शिक्षा की परिभाषा दी है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। तो शिक्षा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है अकॉर्डिंग टू पेस्टलाजी? कोई बताएगा मुझे पेस्टलाजी के अनुसार शिक्षा क्या है? सर, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का मतलब जो शक्तियाँ हैं मनुष्य की जन्मजात शक्ति, उनको बाहर लाने का है। जैसे कोई हम लोग पेड़ पर बीज डालते हैं, उसको उचित वातावरण जैसे देते हैं तो वो अपना जिसकी उसकी जो क्वालिटी होगी वैसे ही वो बढ़ता है, उचित वातावरण में अपने गुणों को और निखारता है। वैसे एक बच्चा जो होता है उसके भी हम लोगों को शिक्षा देके उसके जो आंतरिक शक्तियाँ हैं उनको बाहर अपना ज्ञान निकालेगा। हाँ, विकसित करना है बाहर की ओर शिक्षा के माध्यम से, है ना। बालक में जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको शिक्षा के माध्यम से हम क्या करेंगे? विकसित करेंगे। और किस तरह का विकास करेंगे? जो जन्मजात शक्तियां हैं उनका स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील। 3 वर्ड ध्यान रखिएगा आप। पेस्टलाजी के अनुसार जो शिक्षा की परिभाषा है वो है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। ठीक है, क्लियर? जी सर। आगे देखिए, शिक्षा के उद्देश्य देख लेते हैं। पेस्टलाजी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो पेस्टलाजी शिक्षा द्वारा मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाने पर बल देते थे। जैसा कि जब हम लोग पेस्टलाजी के दार्शनिक चिंतन की मूल्य और आचार मीमांसा पढ़ रहे थे, तब हमने आपको बताया था कि ये प्रेम, दया, करुणा और सेवा को मानव जीवन का क्या कहते थे? आचरण का अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। ठीक, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छे मनुष्य की जो निर्माण करने की बात करते हैं, जिसमें मानवीय गुण हो, प्रेम, दया, करुणा, सेवा भाव जैसे गुण उसके अंदर डेवलप हो। ठीक है, इनका पूरा विश्वास था कि जब तक प्रत्येक मनुष्य को अच्छा मनुष्य नहीं बनाया जाता, तब तक ना तो व्यक्ति सुखी हो सकता और ना समाज सुखी हो सकता। पेस्टलाजी का मानना था कि जब तक मनुष्य को एक अच्छा इंसान ना बनाया जाए, तब तक वो खुद नहीं सुखी रह सकता और ना ही अपने समाज को सुखी रख सकता है। ठीक है, ऐसा पेस्टलाजी का मानना था। ठीक है, इसके लिए ये सर्वप्रथम मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के प्राकृतिक, समरस और स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास पर बल देते थे, और उसके बाद उनमें मानवीय गुणों, प्रेम, सहानुभूति, दया एवं करुणा, परोपकार आदि के विकास पर बल देते थे। ये मनुष्य को जो है दुखों से दूर रखने के लिए उसे आत्मनिर्भर भी बनाना चाहते थे कि मनुष्य जो है आत्मनिर्भर बने, जिससे उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो। आगे देखिए, और साथ ही अपनी जो जीविका है उसको आसानी से अर्जित कर सके या जीविकोपार्जन सहजता के साथ कर सके। ठीक है, इन सब के साथ मनुष्य को ये धर्म और नैतिकता से भी जो है जोड़ते थे, और इनका मानना था कि धर्म एवं नैतिकता ही मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। यानी जो मनुष्य है उसे एक अच्छा मनुष्य बनाने के लिए उनको जो है धर्म और नैतिकता से जोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक हम धर्म और नैतिकता से नहीं जोड़ेंगे, तब तक जो है उन्हें हम एक अच्छा मानव नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये सब कार्य प्राथमिक स्तर से ही शुरू करना चाहते थे। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको, क्लास थी इसलिए फिर हम चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कि जो पेस्टलाजी थे वो क्या शुरुआत से ही, प्रारंभिक स्तर से ही चाहते थे कि जो नैतिकता है और धर्म है उसको जो है प्रारंभ कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए, इस आधार पर इन्होंने कुछ शिक्षा के उद्देश्य निर्मित किए हैं, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। इन्होंने पहला उद्देश्य बताया कि मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास,
क्या करना है? सबसे पहले मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास करना है। पेस्टालॉजी के अनुसार मनुष्य में 3 प्रकार की आंतरिक शक्तियां हैं, शारीरिक, मानसिक और नैतिक। शिक्षा का पहला उद्देश्य एवं कार्य इन शक्तियों का प्राकृतिक, समरस एवं प्रगतिशील विकास करना है। दूसरा उद्देश्य मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास करना। पेस्टालॉजी के समय जो देश के लोगों में मानवीय गुण, प्रेम, सहानुभूति, दया, परोपकार, उदारता का बहुत अभाव था। तो पेस्टालॉजी चाहते थे कि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य के अंदर प्रेम, सहानुभूति, दया, परोपकार, उदारता जैसे गुणों को विकसित किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाना। पेस्टालॉजी के समय में इनके जो देश की स्थिति थी, बहुत ज़्यादा लोग जो है निर्धन और गरीब थे। ठीक है। इसलिए ये जो है चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है निर्भर बना दिया जाए। ठीक है, आत्मनिर्भर बना दिया जाए। ठीक है। मनुष्यों को आत्मनिर्भर बनाने से जो पेस्टालॉजी का तात्पर्य था वो यही था कि अपनी जीविका स्वयं कमाने योग्य बनाया जाए उसे। ठीक है। इसलिए ये किसी न किसी व्यवसाय की शिक्षा की भी बात करते थे, ताकि उसे उस व्यवसाय में प्रशिक्षित करके उसे अपनी जीविका के कमाने के योग्य बना दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट उद्देश्य था इनका सामाजिक उत्थान करना। पेस्टालॉजी के अनुसार समाज की उन्नति व्यक्ति की उन्नति पर निर्भर करती है, इसलिए इन्होंने सर्वप्रथम मनुष्य की आंतरिक शक्तियों के विकास और उनमें मानवीय गुणों के विकास एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया। ठीक। इससे इन्होंने कहा कि जो समाज का विकास है वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है। जब व्यक्ति के अंदर समाज की उन्नति खुद व्यक्ति पर निर्भर करती है। ठीक है। जब व्यक्ति अपनी उन्नति करेगा तो निश्चित रूप से समाज भी उन्नति करेगा। तो ये चाहते थे कि सर्वप्रथम जो मनुष्य की आंतरिक शक्तियां हैं उनको विकसित किया जाए और साथ ही मानवीय गुणों का विकास किया जाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। इससे जो हमारा समाज है वो अपने आप विकसित होगा। नेक्स्ट था धार्मिक एवं नैतिकता का विकास। ये मनुष्य के आचरण को धर्म एवं नैतिकता पर आधारित करना चाहते थे और इनका विश्वास था कि मनुष्य के आचरण को ये स्थायी आधार प्रदान करना चाहते थे। ठीक है। इनकी दृष्टि से ये शिक्षा के जो है सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य जो है होने चाहिए, जिसमें से इन्होंने पहला बताया मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास, दूसरा मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास, तीसरा मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाना, चौथा सामाजिक उत्थान करना और पांचवा था धार्मिकता एवं नैतिकता का विकास करना। ठीक। तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पेस्टालॉजी ने पाठचर्या की बात की है। उस पाठचर्या की हम लोग बात कर लेते हैं। पेस्टालॉजी ने मूल रूप से स्कूली शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, पेस्टालॉजी ने जो बात की है वो मूल रूप से स्कूली शिक्षा 3 वर्ष से 13 वर्ष तक के बच्चों की है, पाठचर्या पर विचार व्यक्त किए हैं। ठीक। इनकी दृष्टि से सर्वप्रथम बच्चों की आंतरिक शक्तियों का विकास करना चाहिए। इसके लिए ये बच्चों को खेलने कूदने, अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखने समझने और प्राकृतिक निरीक्षण करने के अवसर प्रदान करने पर बल देते थे। भाषा को ये अभिव्यक्ति का साधन मानते थे, इसलिए प्रारंभिक स्तर की पाठचर्या में सबसे पहले उसे स्थान देते थे और इनकी दृष्टि से कला एवं संगीत भी भावाभिव्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। इन्होंने अपने स्कूल की पाठचर्या में इन्हें भी स्थान दिया और पेस्टालॉजी ने विशेष रूप से दीनहीनों की शिक्षा की व्यवस्था में रुचि ली। इसलिए प्रारंभ से ही उन्हें किसी व्यवसाय जैसे कृषि, फार्म, कताई, बुनाई इत्यादि की शिक्षा देने पर बल देते थे। धर्म एवं नैतिकता को भी ये मनुष्य के जीवन का आधार मानते थे, इसलिए प्रारंभ से ही इनकी शिक्षा की वो बात करते थे। ठीक है। और इन्हें ही ये मानवीय गुणों के विकास का आधार भी मानते थे। अर्थात इनकी दृष्टि से कोई भी शिक्षा यदि वह बच्चों को मानवीय आचरण में दक्ष नहीं करती तो अधूरी है। पेस्टालॉजी कहते थे कि अगर शिक्षा के माध्यम से बच्चों का मानवीय आचरण में सुधार नहीं होता या निखार नहीं आता है तो फिर वो शिक्षा कंप्लीट एजुकेशन नहीं कह सकते हैं, है ना। ठीक।
अब देखिए इनके अकॉर्डिंग, पेस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग शिक्षण विधियां हैं। किस तरह की शिक्षण विधियों की बात जो पेस्टोलॉजी करते थे वो देख लेते हैं। शिक्षण विधियों के संबंध में पेस्टोलॉजी रूसों से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? रूसों से प्रभावित थे। और इन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया को मनोविज्ञान पर आधारित करने का प्रयत्न किया, और शिक्षण की प्रक्रिया को भी, शिक्षण विधि को भी और टीचिंग प्रोसेस को भी, दोनों को, टीचिंग मेथड्स और टीचिंग प्रोसेस दोनों को ही इन्होंने मनोवैज्ञानिक पर आधारित करने का प्रयास किया। और इन्होंने बाल मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं बताई हैं। बाल मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, जिसमें से पहली अवस्था इन्होंने बताया कि अस्पष्ट इंद्रियगत अनुभव। अस्पष्ट इंद्रियगत अनुभव, इस स्तर पर मस्तिष्क इंद्रियों द्वारा वस्तु के आकार को अस्पष्ट रूप से धारण करता है। इन्होंने जो पहली स्टेज बताया कि इस स्तर पर जो मस्तिष्क है वो इंद्रियों द्वारा वस्तु के आकार को अस्पष्ट रूप से धारण करता है। द्वितीय स्टेज स्पष्ट इंद्रियगत अनुभव, इस स्तर पर वह उसे स्पष्ट रूप से धारण करता है। और तीसरी स्टेज जो इन्होंने बताई वर्गीकरण स्तर, कि इस स्तर पर वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, तो पेस्टोलॉजी की दृष्टि से बच्चे इसी क्रम में सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करते हैं? इंद्रियों के माध्यम से वस्तु के आकार को अस्पष्ट रूप से धारण करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेज में वो जो है उनको जो है स्पष्ट रूप से धारण करते हैं। और तीसरा फिर जो ज्ञान है उसका वर्गीकरण करते हैं, और फिर वर्गीकरण करके फिर वास्तविक ज्ञान को जो है वो धारण करते हैं। ठीक, तो पेस्टोलॉजी ने कहा कि जो बच्चे हैं वो इसी क्रम में सीखते हैं, और विद्यालयों में भी उन्हें इसी क्रम से सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं। ये क्रियाओं और भावनाओं को भी इसी क्रम में सीखने सिखाने पर बल देते थे। और इन्होंने कहा कि जो ज्ञान है उसको स्थायी बनाने के लिए अभ्यास और आवृत्ति के अवसर प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों के ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उन्हें अभ्यास एवं आवृत्ति, मतलब दोहराना, बार बार, ठीक है, रिवीजन करने की जो प्रवृत्ति है उसको विकसित करना चाहिए। तो पेस्टोलॉजी अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक भी माने जाते हैं। इन्होंने जो पेस्टोलॉजी ने विधि दी है, अभ्यास एवं आवृत्ति विधि, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कुछ सिद्धांतों की बात की है, ठीक है, जिन सिद्धांतों के आधार पर जो शिक्षण प्रक्रिया है या वो संपादित की जाएगी। पहला इन्होंने सिद्धांत बताया कि मनोविज्ञान पर आधारित सिद्धांत की इन्होंने बात की, जिसमें इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, और शिक्षण विधियां भी। बच्चे स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, अतः उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर देने चाहिए। बच्चों में क्रिया करने की प्रवृत्ति होती है, अतः उन्हें स्वयं करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक, स्वयं सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। उनके सीखने को, जो बच्चे हैं उनके सीखने की अपनी गति होती है, अर्थात उन्हें अपनी गति के अनुसार सीखने देना चाहिए। यानी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कोई धीमी गति से सीखता है, कोई मध्यम गति से सीखता है, कोई तीव्र गति से सीखता है ना। तो क्या करना है? उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और साथ ही पेस्टोलॉजी ने अपने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में मनोविज्ञान के अध्ययन को भी महत्व प्रदान किया है, ठीक है, कि जो शिक्षक है, जो शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम देखेगा, उसके लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यानी जो शिक्षक होगा उसे मनोविज्ञान का ज्ञान होना पेस्टोलॉजी ने जरूरी बताया। नेक्स्ट दूसरा सिद्धांत इन्होंने जो बताया, इंद्रियों द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। इंद्रियों द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। तो देखिए पेस्टोलॉजी ने इंद्रियों को ज्ञान प्राप्ति का आधार मानते थे। पेस्टोलॉजी क्या कहते थे कि इंद्रियों के द्वारा ही जो विद्यार्थी है या मनुष्य है वो ज्ञान प्राप्त करता है। इंद्रियों द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर इन्होंने एक विधि का भी विकास किया, जिसे जर्मन भाषा में अनस्वान विधि कहते हैं, ठीक है। इस विधि में बच्चे इंद्रिय अनुभव द्वारा सीखते हैं,
निरीक्षण द्वारा सीखते हैं और स्वयं के प्रयत्न द्वारा सीखते हैं। पेस्टलॉजी का जो आकार, रूप, संख्या और भाषा की शिक्षा विधि है वो इसी विधि से जो है पढ़ाते थे। इस विधि से जिसमें बच्चे निरीक्षण करें, स्वयं प्रयत्न के द्वारा सीखें। ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत इन्होंने बताया मानसिक क्रिया का सिद्धांत। पेस्टलॉजी ने इस बात पर विशेष बल दिया कि बच्चों को उनके मस्तिष्क की अवस्थाओं के आधार पर जो सीखने के अवसर है वो प्रदान किए जाने चाहिए। सर्वप्रथम बच्चों को वास्तविक क्रियाओं और भावों सभी का ज्ञान प्रत्यक्ष इंद्रियानुभव द्वारा कराया जाए और उसके बाद उनके प्रथम इंद्रियजन्य यानी अस्पष्ट ज्ञान को अन्य इंद्रियजन्य ज्ञान के आधार पर स्पष्ट ज्ञान में परिवर्तित किया जाए और अंत में अभ्यास एवं आवृत्ति द्वारा सीखे हुए ज्ञान को स्थायी बनाया जाए। नेक्स्ट इन्होंने जो सिद्धांत दिया सरल से कठिन की ओर चलने का सिद्धांत। पेस्टलॉजी ने इस बात पर विशेष बल दिया कि जो कुछ भी पढ़ाना सिखाना हो पहले बच्चों को उनके सरल रूप में सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं, फिर उनके कठिनाई स्तर की ओर आगे बढ़ें। बच्चे सबसे पहले किसी तथ्य संबंधित सरल समस्याओं को हल करें, फिर उसके बाद कठिन और उससे भी अधिक जटिलता की ओर बढ़ें। ठीक है। तो जो क्रम होगा वो क्या होगा, सरल से जटिल की ओर। ठीक है। दृढ़ीकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया है। पेस्टलॉजी ने इस बात पर भी विशेष बल दिया कि जब तक बच्चों को एक तथ्य पूर्णतः स्पष्ट ना हो जाए तब तक उसे आगे के तथ्य पर ना बढ़ाया जाए। ठीक है। ये चाहते थे कि एक एक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए, उसी के बाद हम लोग जो है आगे बढ़े। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आंतरिक शक्तियों के विकास एवं प्रशिक्षण की बात करते हैं। पेस्टलॉजी प्रारंभ से ही बालकों को खेलने, कूदने, निरीक्षण करने एवं बोलने चालने के स्वतंत्र अवसर देने के पक्ष में थे। साथ ही स्वयं निरीक्षण करने, स्वयं क्रिया करने और स्वयं अनुभव के द्वारा सीखने पर बल देते थे। इससे बच्चों की जो अंतः शक्तियां हैं वो जो है स्वतः विकसित होंगी। और कैसे विकसित होंगी, एक नैसर्गिक वे पे, नेचुरल वे पे। ठीक है। स्वाभाविक शक्तियों के विकास की बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट भाषा शिक्षण की बात करते थे। पेस्टलॉजी भाषा की जो शिक्षा है उसे वार्तालाप शुरू करने के पक्ष में थे। इनके अनुसार जब बच्चा बोलचाल में दक्ष हो जाए तब उसे पढ़ना सिखाना चाहिए। ठीक है। पढ़ना सीखने के बाद पेस्टलॉजी सर्वप्रथम उसे स्वर ध्वनियों के बाद शब्द और शब्दों के बाद वाक्य पढ़ना सिखाते थे। लिखने को पेस्टलॉजी ने एक यांत्रिक कला के रूप में लिया। लिखना सीखने के लिए ये सर्वप्रथम बच्चों को सीधी, तिरछी एवं गोल रेखाएं खींचने का अभ्यास कराते थे। फिर अक्षरों उच्चारण के साथ अक्षर और शब्दों उच्चारण के साथ शब्द और वाक्य बोलने के साथ वाक्य लिखना सिखाते थे। ठीक। अंक गणित के शिक्षण की बात देखिए। पेस्टलॉजी सबसे पहले मौखिक अंक गणित सिखाते थे। क्या सिखाते थे? मौखिक अंक गणित सिखाते थे। और फिर मौखिक अंक गणित सीखने के बाद लिखित अंक गणित सिखाते थे। ठीक है। मौखिक अंक गणित सीखने के लिए ये वातावरण की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। कभी उनका योग पूछते थे, कभी उनसे कुछ को हटाकर शेष पूछते थे और कभी गुणा भाग करवाते थे। मौखिक अभ्यास होने के बाद लिखित समस्याओं को हल करने को भी कहते थे। ठीक है। रेखा गणित के शिक्षण देखिए। रेखा गणित के शिक्षण की बात करते हैं। रेखा गणित का ज्ञान भी ये प्रत्यक्ष विधि से ही कराते थे। पहले बच्चों को रेखा गणित की आकृतियां दिखाते थे, फिर उन आकृतियों को बनाने के लिए कहते थे और इसके बाद उनके बीच संबंध देखने का अवसर देते थे। नेक्स्ट भूगोल शिक्षण, प्रकृति अध्ययन एवं औद्योगिक शिक्षा। भूगोल का शिक्षण, प्रकृति अध्ययन के लिए पेस्टलॉजी ने अवलोकन एवं निरीक्षण विधियों का प्रयोग करते थे और व्यावसायिक शिक्षण के लिए ये अवलोकन, अभ्यास एवं आवृत्ति विधि का प्रयोग करते थे। ठीक है। नेक्स्ट विज्ञान शिक्षण। विज्ञान शिक्षण के लिए अवलोकन, निरीक्षण और आगमन विधियों का प्रयोग करते थे और शिक्षण कार्य को बच्चों के विकास के आधार पर ही नियोजित करने पर बल देते थे। नैतिक शिक्षा के लिए देखिए। पेस्टलॉजी के अनुसार नैतिक शिक्षा की अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यालयों का वातावरण एवं कार्य प्रणाली कुछ ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे ईश्वर में विश्वास करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे की
सेवा करें। इसके लिए ये शिक्षक शिक्षार्थी में पिता पुत्र से निकट संबंधों को महत्व देते थे। क्या कहते थे? जो शिक्षक और शिक्षार्थी है उनके बीच किस तरह के संबंध हो, जिस तरह से पिता और पुत्र के बीच संबंध होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनके अंदर खुद ही जो संस्कार हैं, ठीक है, जो मानवीय गुण हैं, उनका विकास हो जाएगा। आज इतना ही। अब आप लोगों के जो प्रश्न हो, जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है तो बताइए, बाकी शेष कल डिस्कस करेंगे। बताइए। किसी भी विद्यार्थी का कोई प्रश्न है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। सबको आ रही है आवाज? यस सर। यस बताइए, आप लोगों को कुछ पूछना है? किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा आपके मन में प्रश्न हो तो बताइए। बताइए, नहीं क्लास को समाप्त करें फिर। बोलिए, अभी भी आपके पास 2-3 मिनट का टाइम है, नहीं फिर अगली क्लास का समय हो जाएगा। आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। बताइए, कुछ पूछना है? हाँ हाँ, देवाशीष बताओ। सर ये जो असाइनमेंट्स लिखने हैं तो सर इसमें क्या क्रिटिसिज्म भी लिखना है क्या आप वाले में, फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर में? हाँ, क्रिटिकल से क्या आप आशय समझ रहे हैं, क्या तात्पर्य आप समझ रहे हैं? सर क्रिटिसिज्म मतलब आलोचनात्मक मूल्यांकन? यस सर, क्या ये भी लिखना है क्या? नहीं, लास्ट में आप ये देख सकते हैं कि जो थिंकर है उसका वर्तमान में जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको कौन कौन सी चीजें हम लोग अपना रहे हैं या कौन सी चीजें हमारे लिए प्रासंगिक हैं। ठीक, सर अब इस जैसे मेरे पास तो सर उपादेयता टाइप में देख लेंगे, उपादेयता यूटिलिटी है ना। हाँ देवाशीष। सर आए है मेरे पास सर इस समय जैसे हम मेरे को जो असाइनमेंट है वो सर 5 इंडियन फिलोसफर्स के ऊपर है, उनका एजुकेशन पूरा। तो क्रिटिसिज्म सर पूरा बनाना पड़ेगा उनका, तो वो तो पढ़ के ही बनाना पड़ेगा 1-2 पेज का। यस सर। तो सभी सर को पढ़ेंगे आप तो फिर या तो अलग अलग ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ओवरऑल सबको सम्मिलित करते हुए दे दीजिए, वैसे अलग अलग ज्यादा सही रहेगा लास्ट में। ठीक है सर वही सोचे थे सर, जरूरी है क्या? देख लीजिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके सर। हाँ, जितना कर सकते हैं कर लीजिए, यस सर। प्रयास करिए सर क्योंकि इनके बारे में अभी जितना मैं पढ़ा है और सर अब जो लिख रहे हैं ना सर, जी। उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया है सर पढ़ने में, क्योंकि सर पूरा डीप पढ़ने के बाद ही हम उसमें से पॉइंट्स निकाल के इम्पोर्टेंट जो एजुकेशन से रिलेट करते हैं, बिकॉज सर गूगल से बहुत सी ऐसी चीजें होती जो हमारे एजुकेशन से मैटर नहीं कर रही थी ना, तो बहुत पढ़ना पड़ा है सर उसके लिए। हाँ नहीं पढ़ना तो पड़ता ही है सर अच्छे से काम करेंगे तो उसके लिए पढ़ना होगा। यस सर, तभी सर। हाँ दीपक कुमार, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर। तो ये क्यों बनाए हो क्वेश्चन मार्क वाला? सर ये सर्वे वाला सर पार्ट कैसे करेंगे सर? सर्वे ऑफ एनीवन एमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बेटा इसको किसने दिया है? सर सैनी सर ने दिया था सर। तो फिर ओके सर। अब जिस टीचर्स ने आपको दिया है उन्हीं से संपर्क करिए। सर फिलॉसफी का पार्ट था इसलिए सर पूछा सर। फिलॉसफी का पार्ट था लेकिन टेकल कौन कर रहा है? ओके आरपी सैनी सर कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ तो फिर वहीं से समाधान होगा। ठीक है जी सर, थैंक यू। एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में जो है
हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। जी सर। अब उन्होंने उस कार्य को दिया है, कैसे कराना है उन्होंने बताया होगा, या आप पूछ लीजिएगा एक बार कल जब क्लास हो उनकी। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ, चलिए फिर क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग जाइए नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू सर। ओके, सर जाइए अगली क्लास के लिए।